हेलो बच्चा बाडी, वेलकम बैक टू द गेट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं जिसका नाम है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम्स। बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर अटेम्प्ट में आता है। बीच में एक आध दो अटेम्प्ट में नहीं आया था क्योंकि उसके अगेंस्ट में जो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, उसके क्वेश्चन आ गए थे, तो इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं आया था। बाकी अगर तुम मेरे से पूछोगे तो पिछले 10 अटेम्प्ट में 8 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है और 2 अटेम्प्ट में इसी का भाई आया है, क्योंकि तुमको पता है ये कोई अलग चैप्टर नहीं है। रोकफा रोकफा इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। सिंपल सी बात है बच्चों, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब होता है जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स एक साथ मेंटेन करते हो, उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब होता है जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग अलग मेंटेन करते हो। तो जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम्स को अलग अलग मेंटेन करते हो तो उनका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, फाइनल प्रॉफिट है, वो अलग आएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है कि अलग क्यों आ रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट अलग अलग क्यों आ रहा है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को रिकंसाइल करते हैं। जैसे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, वैसे यहाँ पर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के इन दोनों को रिकंसाइल करते हैं। दिस इज सिंपली रोकफा। तो ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है बच्चों। फर्स्ट पार्ट तो जर्नल एंट्री वाला है। ओके, तो इधर देखो, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला है क्वेश्चन विल प्रोवाइड ऑल द आइटम्स ड्यू टू विच डिफरेंसेस अराइज। तो आपको सिंपली वहां रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होगा। तो बच्चों, जैसे बीआरएस का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वैसे ही रोकफा का भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। आपको सीधा क्वेश्चन बोलेगा, दिस इज योर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, दीज आर द रीजंस व्हाई डिफरेंस इज अराइजिंग, फाइंड आउट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बस। तो ये होगा टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन होगा बच्चों जहां पर आपको क्वेश्चन विल प्रोवाइड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आइटम्स ड्यू टू विच डिफरेंस इन अराइज। तो बच्चों, टाइप 2 क्वेश्चन में ना आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे देगा क्वेश्चन, और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देगा टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट। तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन में पहले कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा और कॉस्ट शीट बनाने के बाद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है। एंड द टाइप 3 क्वेश्चन जहां पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा कॉस्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों की। आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, कॉस्ट शीट भी बनाना पड़ेगा कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालने के लिए, और फिर दोनों को रिकंसाइल करोगे। ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। मतलब समझ रहे हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाओगे, फिर कॉस्ट शीट भी बनाओगे, उसके बाद रिकंसिलिएशन करोगे। ओ माय गॉड, तो इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो ये थोड़ा सा 7 मार्क्स में आना मुश्किल है। 14 मार्क्स के लायक ये क्वेश्चन बनता है। हाँ, ये 7 मार्क्स में बिल्कुल आ सकता है और ये भी 7 मार्क्स में आ सकता है बच्चों। अगर एडजस्टमेंट इंस्टीट्यूट को टफ देनी है तो ये 7 मार्क्स में पूछेंगे। अगर एडजस्टमेंट इजी है, ओके ओके है, और थोड़ा सा मतलब मार्क्स की अहमियत को, इंपॉर्टेंस को बढ़ाना है, तो ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट, जिसमें कॉस्ट शीट बनाओगे और फिर उसके बाद तुम रिकंसिलिएशन करोगे। ठीक है। अब इधर देखो बच्चों, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कौन से आइटम आते हैं। इधर देखो, इधर देखो। अगर बच्चों आप कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट कर रहे हो और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पास जाना है, तो फटाफट से बताओ। मैंने आपको एक लॉजिक सिखाया है, बी इट अ चैप्टर ऑफ बीआरएस और बी इट रोकफा, कि आप जिसके पास जा रहे हो, वो जो कर रहा है आपको वही करना है। बोलो हाँ, फटाफट से बताओ। जिसके पास आप जा रहे हो वो व्यक्ति आपको जो बोलेगा वो करना है। मैंने आपको बोला था कि आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो पहली बार, उसके घर का रास्ता उसको पता है, आपको नहीं पता है, तो आप अपने फ्रेंड को कॉल लगाओगे, पूछोगे भाई कैसे आऊं, पूछोगे भाई किधर आऊं, पूछोगे भाई लेफ्ट आऊं कि राइट आऊं, तो वो जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। बोलो हाँ, क्योंकि उसके घर पहुंचना है। तो आप जिसके पास जा रहे हो, उसकी बातें मानोगे, वो जैसा बोलेगा वैसा करोगे, वो जैसा कर रहा होगा वैसा करोगे। क्या ये बात क्लियर है? फटाफट से बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर है? यस, ओके। तो इधर देखो बच्चों, अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग से, हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पास जाना है, तो कौन से ऐसे आइटम आपको देखने को मिलेंगे जो आप ऐड कर सकते हो। इधर देखो, एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग बट नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो बच्चों, कुछ ऐसे खर्चे
जो कि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में लिए हैं बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं लिए हैं, उन खर्चों को आप वापस ऐड बैक कर दोगे, क्योंकि कॉस्टिंग में आपने इन खर्चों को माइनस कर दिया है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने माइनस नहीं किया है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जाना है, आप ऐड कर दो। बोलो हाँ, बोलो यस। इनकम इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। बच्चों इधर देखो, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कुछ इनकम्स इंक्लूड की है, तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल भैया, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता है। तो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ इनकम ऐड करके रखी है, उसके वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जाना है, ऐड कर दो। बोलो इजी, फटाफट से बताओ इजी। यस, excess amount of income shown in financial accounting or compared to entries made in cost accounting। बच्चों इसी टाइप का एक और एडजस्टमेंट कि आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ एक्सेस अमाउंट ऑफ इनकम दिख रही है बिकॉज ऑफ सम एंट्रीज जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं हुई है, तो अगेन इनकम ज्यादा दिख रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जाना है, ऐड कर दो। ठीक है, यस। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस शोन इन कॉस्ट अकाउंटिंग एज कंपेयर टू एंट्रीज मेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बच्चों आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा खर्चे दिखा दिए हैं, इसकी वजह से आपका प्रॉफिट गिर गया होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग वाला प्रॉफिट गिर गया होगा, ज्यादा खर्चे दिखा दिए हो, गिर गया, गिर गया, गिर गया। कौन? कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट। ओ माय गॉड। तो यहां से यहां जाना है, प्लस कर दो। ठीक है, इधर देखो, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। बच्चों आपने ओवर एब्जॉर्प्शन कर दी है ओवरहेड्स की कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, एक सेकंड रुकना ना बस, आप ये एडजस्टमेंट देखो, मैं आ रहा हूं। ठीक है, ओके चलो देखो, नेक्स्ट ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। बच्चों अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ओवरहेड्स को ज्यादा दिखा देते हो, अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ओवरहेड्स को ज्यादा दिखा देते हो, इसकी वजह से आपका कॉस्टिंग का प्रॉफिट गिर जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग आना है, ऐड कर दो, सिंपल। इसके बाद है नेक्स्ट बच्चों, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मेरे को बस एक बात बताओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ओवर वैल्यू होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखता है और उसके कारण नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखता है। तो अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने ज्यादा दिखा दिया है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जाना है, ऐड कर दो। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंटिंग। बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग जब कॉस्ट शीट बनाते हैं, जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी को प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी को माइनस करते हैं। करेक्ट, यस। तो अगर आपने ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा वैल्यू करके रखा है, ज्यादा वैल्यू करके रखा है, तो आप उसको प्लस कर रहे हो। प्लस कर रहे हो मतलब खर्चा दिखा रहे हो, कॉस्ट शीट की बात कर रहा हूं ना, कॉस्ट शीट की। ओके, अगर वैसे मैं एक बात बता दूं तुम लोग को, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपने ओवर वैल्यू किया है तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, ओपनिंग स्टॉक आपने ओवर वैल्यू किया है तो प्रॉफिट कम दिखेगा। तो ओपनिंग स्टॉक अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ओवर वैल्यू करके रखा है, मतलब आपने ज्यादा कॉस्ट प्लस कर दी है, और ज्यादा कॉस्ट प्लस कर दिया मतलब कम प्रॉफिट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बच्चों कम प्रॉफिट दिख रहा होगा, फाइनेंशियल में ज्यादा दिख रहा होगा, तो अगेन प्लस कर दो। तो ये सारे आइटम से बच्चों, जो कि अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जा रहे हो तो आपको ऐड करना पड़ सकता है। इसका उल्टा होगा ना, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग जा रहे हो तो माइनस करना पड़ सकता है। बट द थिंग इज, आपको याद थोड़ी करना है, आपको चीजों को याद नहीं करना है, आपको बस उसको लॉजिकली सोचना है और इंप्लीमेंट करना है। क्या ये बात क्लियर है? फटाफट से बताओ, क्या ये बात क्लियर है? यस। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेस। तो क्या क्या चीजें माइनस करनी पड़ सकती है? तो वही है, इनकम इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग बट नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो बच्चों कोई ऐसी इनकम जो कि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में ले ली है बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं ली है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जाना है, माइनस कर दो। एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। बच्चों कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ले लिए हैं बट कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जाना है, माइनस कर दो।
एक्सेस ऑफ इनकम शोन इन कॉस्ट अकाउंट एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट। बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग में अगेन आपने ज्यादा इनकम दिखा के रखी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कम दिखा के रखी है, माइनस कर दो। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस शोन इन कॉस्ट अकाउंट एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट्स। एक मिनट, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा ना। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस शोन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जाना है, माइनस कर दो। इसके बाद है बच्चों ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अगर आपने ओवर एब्जॉर्प्शन किया है, नहीं अंडर एब्जॉर्प्शन किया है, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चे कम दिखा के रखे हैं तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चे कम दिखाए हैं मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जाना है, माइनस कर दो। ठीक है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने ओवर वैल्यूएशन किया है क्लोजिंग स्टॉक पे, सेम सेम पॉइंट रिपीट कैसे हो रहा है? अंडर वैल्यूएशन होगा, अंडर वैल्यूएशन होगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बच्चों अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करके रखे हो मतलब प्रॉफिट कम दिख रहा होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जाना है, माइनस कर दो। और फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग में ओपनिंग स्टॉक कम दिखा रहे हो मतलब खर्चे कम दिखा रहे हो मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। खर्चे कम मतलब प्रॉफिट ज्यादा। कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जाना है, माइनस कर दो। मेरे को फटाफट से बताओ, इजी है? एक बार सारे बच्चे कंफर्म कर दो, क्या ये बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर ही है? बीआरएस ही तो है बच्चों, वही टाइम पास कर रहे हैं। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बस तुमको इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? इनकम, नेट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ये बात बस याद रखना कि जो भी तुम ट्रांजेक्शन ले रहे हो उसका नेट प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट हुआ होगा, दैट्स इट। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको सोचना है। ओके। जिसके पास जा रहे हो वो जैसा किया है वैसे कर दो। जिसके पास जा रहे हो वो जैसा किया है वैसे कर दो, बस बात खत्म बच्चों। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं तगड़े रोकफा के। चलो क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे सारे बच्चे, और बहुत सिंसियरली करेंगे क्योंकि दिसंबर 24 सिलेबस 22, दिसंबर 19 सेट 2 दोनों का क्वेश्चन है ये, तो बहुत सिंसियरली करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 17 करो फटाफट से। बच्चों ये क्वेश्चन आया था जो तुम 7 मार्क्स में आया था, बट तुम लोग को बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लगेगा फॉर 7 मार्क्स, बट स्टिल इससे आपकी प्रैक्टिस पूरे चैप्टर की हो जाएगी। ओके, इससे आपके पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था फॉर 7 मार्क्स क्वेश्चन। सर लेस में ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक आएगा ना? लेस में ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ओपनिंग स्टॉक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ये देखो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या होता है एक बार देखो। जैसे मान लो बच्चों आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1,00,000 रुपए, ओपनिंग स्टॉक ओरिजिनली है 10,000 रुपए, और क्लोजिंग स्टॉक ओरिजिनली है मान लो, नहीं क्लोजिंग स्टॉक में कुछ नहीं लेता, तो कॉस्ट कितनी आ रही है? 1,10,000 रुपए। अब मान लो मेरा 1,00,000 रुपए तो सीओपी है, मैं ओपनिंग स्टॉक को अगर अंडर वैल्यू कर दूं, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दूं, 5,000 रुपए दिखा दूं, तो इसके कारण बच्चों मेरा कॉस्ट ऑफ क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,05,000 आ रहा है। कॉस्ट कम आ गई मेरी, और कॉस्ट कम मतलब प्रॉफिट ज्यादा। तो अगर आप अंडर वैल्यूएशन करते हो ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, तो उसके कारण आपकी प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। अगर आप ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन करते हो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, तो उसके कारण आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा क्योंकि आपका कॉस्ट कम दिख रहा है। आ गई बात समझ में? और वही ओवर वैल्यूएशन करोगे अगर ओपनिंग स्टॉक का, तो फिर आपका प्रॉफिट कम दिखेगा। उल्टा होगा इसका क्लोजिंग स्टॉक्स के केस में। ठीक है, चलो
ये बच्चों एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है जहां आपको पूरा बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर आएगा। तो ये आप कर लो फटाफट से एक बार। ओके, चलो बच्चों डन। देखो, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ SONT लिमिटेड न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी फॉर द ईयर 31 मार्च 2024। डायरेक्ट मटेरियल का कंजम्पशन दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस है, फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिन ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, बैड डेट्स है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, रिटर्न ऑफ लीगल चार्जेस, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, सेल्स है बच्चों 1,20,00,000 की, क्लोजिंग स्टॉक 4000 यूनिट्स का दिया है, WIP दिया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है। तो बच्चों प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दिया हुआ है एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको यहां पर दिया हुआ है फॉर द ईयर। ओके, द कॉस्ट अकाउंट फॉर द सेम पीरियड रिवील दैट द डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन वाज 56 लाख। और बच्चों कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या बता रहे हैं कि आपका डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन 56 लाख का है फॉर द सेम पीरियड। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स बच्चों 20% लेना है प्राइम कॉस्ट का, एडमिन ओवरहेड्स को 6 रुपए पर यूनिट लेना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को 8 रुपए पर यूनिट सोल्ड लेना है। ठीक है, आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉस्ट रिकॉर्ड्स दोनों बनाना है, और फिर आपको रिकंसाइल करना है प्रॉफिट। अब बच्चों इस क्वेश्चन में बेसिकली ये 7 मार्क्स में आया था अभी दिसंबर 24 अटेम्प्ट में। तो प्रॉब्लम यही थी कि पहले तो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग P&L अकाउंट बनाऊं, प्रॉफिट दिया उसके बावजूद, फिर कॉस्ट शीट बनाऊं, फिर रिकंसिलिएशन बनाऊं। तो ये 7 मार्क्स को जस्टिफाई नहीं कर रहा था ये क्वेश्चन। अब जो बच्चे अटेम्प्ट किए वो तो ऑब्वियसली किए, जिनको नहीं बन रहा होगा बाकी कोई क्वेश्चन वो भी अटेम्प्ट किए होंगे, बट बच्चों कहीं से भी ये क्वेश्चन जस्टिफाइड नहीं था फॉर 7 मार्क्स। एनीवेज, प्रॉफिट एज फॉर फाइनल अकाउंट्स तुम बना लेना, मैं तुमको तुम्हारा आंसर चेक कराता हूं। बच्चों कॉस्ट शीट के अंदर आपको सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 56 लाख लेना है जो कि नीचे दिया हुआ है एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। लेबर बच्चों सेम ले लेना, क्योंकि जिसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ऐसे खर्चे जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आते हैं पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हुआ है वही कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हुआ होगा। ये एक पॉइंट नोट करने वाला है। ठीक है, तो जो खर्चा आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के अलग से नहीं दिया हुआ है वो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हुआ है वही सेम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी होगा, जैसे कि आपका लेबर। ओके, प्राइम कॉस्ट आ गया बच्चों, प्राइम कॉस्ट का 20% ले लो फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG एंड WIP आ गया। बच्चों ओपनिंग क्लोजिंग WIP ध्यान से देखो, इधर देखो, आपको WIP का क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग नहीं दिया है, वही ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में कोई और दिया नहीं है, अलग से कॉस्टिंग के लिए दिया नहीं है। तो जो दिया है बच्चों वही वाला ले लो, 2,40,000। फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG आ जाएगा। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड याद रखो, रोकफा चैप्टर के अंदर अभी भी ओल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट चल रहा है, रोकफा चैप्टर के अंदर अभी भी ओल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट चल रहा है। तो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोला था जितनी यूनिट्स आप बना रहे हो इंटू 6 कर देना, पर यूनिट 6 ले लेना। तो कितनी यूनिट्स हमने बनाई है बच्चों ये कैसे पता चलेगा? आपने 1,20,000 यूनिट बेच दी है, 4,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, यानी कि आपने 1,24,000 यूनिट्स बनाई है, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1,20,000 यूनिट बेची है, 4,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है, मतलब आपने 1,24,000 यूनिट्स बनाई है। ठीक है भैया, तो इधर देखो 1,24,000 यूनिट्स इंटू 6, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया बच्चों। ओपनिंग FG क्वेश्चन में नहीं दिया है, और क्लोजिंग FG आप इसको यूज करके निकालोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके, डिवाइड बाय 1,24,000 इंटू 4,000। तो एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों आपका ये आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक, एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, जैसे हम लोग निकालते हैं कॉस्ट शीट चैप्टर में वैसे ही निकाला सेम। COGS आ गया, सेलिंग बच्चों सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे लेना है, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। सेल्स आपको क्वेश्चन में दिए 1,20,00,000, उससे आप कॉस्ट को माइनस कर दोगे, यू विल गेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। सिंपल कॉस्ट शीट बनाना था, बना लिया एक बार आपने ओल्ड फॉर्मेट यूज करके, अब आपको रिकंसिलिएशन करना है। तो बच्चों एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग आपका इतना प्रॉफिट आया है। अब आप उन आइटम्स को देखो क्वेश्चन के अंदर भी और कॉस्ट शीट के अंदर भी जिसमें डिफरेंस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग है। तो सबसे पहले बच्चों डायरेक्ट मटेरियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग है। आप देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डायरेक्ट मटेरियल है 50 लाख, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर है 56 लाख, तो 6 लाख का डिफरेंस है, दोनों में ऐड कर दोगे। क्यों ऐड कर दोगे? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने ज्यादा लिया है खर्चा, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने खर्चा ज्यादा लेके रखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कम लेके रखा है, तो इसके वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका प्रॉफिट कम दिख रहा होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जाना है, ऐड कर दो, तो ये 6 लाख ऐड हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करो तो यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड से 16 लाख,
और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड है आपका 17,20,000, तो 1,20,000 का डिफरेंस है। कॉस्ट अकाउंटिंग में अगेन आपने ज्यादा लेके रखा है, ऐड कर दो। एडमिन ओवरहेड्स बच्चों यहां पर है 7 लाख और यहां पर है 7,44,000, 44,000 ज्यादा है, अगेन ऐड कर दो, खर्चे ज्यादा हैं। इसके अलावा बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कुछ चीजें आप लेते ही नहीं हो, जैसे कि डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, तो इनकम रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये दोनों आइटम डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव। तो बच्चों इसके वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है पर कॉस्ट अकाउंटिंग का कम दिख रहा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जाना है, आपको इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड कर दो। फिर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन की हम बात करते हैं। तो यहां देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है 3,20,000 का और यहां पर है बच्चों 349,161 का। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग आना है, माइनस करोगे दोनों के बीच का जो डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, बैड डेट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपने बैड डेट्स दिखाया है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम नहीं दिखाते, तो कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जाना है, माइनस कर दो। ठीक है ओके। एक दो खर्चे ऐसे हैं बच्चों जो कि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर दिखाए जाते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और लीगल चार्जेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको पता है जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले खर्चे होते हैं और फिर हम उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, एक वो और एक लीगल चार्जेस। ये दोनों चीजें आपकी कहां नहीं दिखेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं दिख रही है। तो अब अगेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट कम दिख रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा दिख रहा है। यहां से आ जाना है, आपको क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना है दोनों को, 40,000 और 10,000। तो ये बच्चों आपका प्रॉफिट हो जाएगा एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 12,90,000। इधर देख लो 12,90,000। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। अब इस क्वेश्चन में बच्चों बस एक आइटम जो मैंने आपको नहीं दिखाया कि आपको पीएनएल अकाउंट भी बनाना था पूरा डेटा यूज करके। यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो 7 मार्क्स से बच्चों कहीं से भी ये क्वेश्चन जस्टिफाइड नहीं था पर तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है। ओके, समझ गए मेरी बात? बोलो। एफए में एडमिन और सेलिंग ओवरहेड पीएनएल में आता है? हाँ आता है, आता है। दूसरी बात बच्चों, एक और डाउट मेरे को क्लास में आया था पर आप लोग ने पूछा नहीं। भैया लीगल चार्जेस तो कॉस्ट शीट में आता है एडमिन के अंदर, लीगल चार्जेस कॉस्ट शीट में एडमिन के अंदर आता है, लीगल चार्जेस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो फिर आपने इसको कॉस्ट शीट में क्यों नहीं लिया? मैंने कहा गलत, मैंने कहा गलत क्वेश्चन। क्यों भैया? क्योंकि कॉस्ट शीट के अंदर हम एडमिन खर्चे डायरेक्टली ले ही नहीं रहे, कॉस्ट शीट के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को रिकवरी रेट से निकाल रहे हैं। कम ऑन एवरीवन, टेल मी यस और नो। कॉस्ट शीट के अंदर हम एडमिन ओवरहेड्स को डायरेक्टली ले ही नहीं रहे, हम उसको रिकवरी रेट यूज करके निकाल रहे हैं। तो रिकवरी रेट यूज करके निकाल रहे हो, फिर अलग से लीगल भी लिख दोगे क्या? अरे भाई, रिकवरी रेट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर सारी चीजें कवर्ड है, 6 रुपए पर यूनिट के अंदर सब कवर्ड होगा एस्टिमेटेड बेसिस पे ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरी बात भैया, पीएनएल अकाउंट कैसे बनेगा दिखा दो। पीएनएल अकाउंट में दिखा देता हूं तुम लोग को। ये रहा पीएनएल अकाउंट, देख लो। ये देखो सारी चीजें बच्चों बेसिक बेसिक है। देखो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 50 लाख दिया हुआ है, सब डायरेक्ट, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड जो क्वेश्चन में दिया है, एडमिन क्वेश्चन में दिया है, सेलिंग क्वेश्चन में दिया है, बैड डेट क्वेश्चन में दिया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया है, लीगल चार्जेस क्वेश्चन में दिया है, डिविडेंड रिसीव क्वेश्चन में दिया है, इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP फिनिश गुड्स क्वेश्चन में दिया है, सेल्स क्वेश्चन में दिया है, सब क्वेश्चन में दिया है। 12,90,000 आ जाएगा। क्लियर है बात?
बोलो। यस रजत, होगा बेटा अपलोड। क्लियर है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप ऐसे बनाओगे। अगर तुम्हारे पास बच्चों और कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ऑप्शन नहीं है तो 7 मार्क्स में आपको यही करके आना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये इसको करो सॉल्व। चलो बच्चों इधर देखो। The following information is available from the financial books of Mesar Jyoti Limited having a normal production capacity of 60,000 for the year ended 31st March 2023। तो बच्चों 60,000 यूनिट की कैपेसिटी है मेसर ज्योति लिमिटेड की। आपको बोल रहा है क्वेश्चन ने सेल किया है 50,000 यूनिट 10 लाख रुपए का। ठीक है भैया। देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बच्चों फिनिश गुड्स का कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है हमारे पास। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट आपको दी है 5 लाख और 2.5 लाख रुपए। एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1.5 लाख रुपए है, ऑफ विच 60% जो है वो फिक्स नेचर का है, बाकी वेरिएबल नेचर का है। एक्चुअल एडमिन एक्सपेंसेस है 45,000 जो कि पूरा ही फिक्स है, और तुम्हारा एक्चुअल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 30,000 का है जिसमें से 40% फिक्स है। ओके ठीक है। इंटरेस्ट और डिविडेंड है बच्चों 15,000। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालना है, एज्यूम करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एब्जॉर्ब होगा ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, कॉस्ट शीट जब बनाओगे तब ध्यान रखना। और फिर उसके बाद बच्चों आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाना है। ठीक है, तो इधर देखो फटाफट से। इधर देखो बच्चों, ये बताओ क्या तुम्हारा कॉस्ट शीट एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है? ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट और कॉस्ट शीट तुम्हारा एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है? फटाफट से बताओ एक बार। चलो देखो, सबसे पहले बच्चों ये बताओ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सेल्स भी गिवन है बच्चों, 50,000 यूनिट 10 लाख की सेल्स है। ठीक है भैया, इसके बाद ध्यान से देखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1.5 लाख रुपए गिवन है। ओके भैया, तो इससे तुम्हारा जीपी आ जाएगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो। ठीक है, जीपी को यहां लाओ, इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में, पीएनएल अकाउंट में ले लोगे क्रेडिट साइड में। इसके अलावा बच्चों दो और खर्चे हैं, एडमिन और सेलिंग, 45,000 और 30,000 रुपए। तो इन दोनों को भी ले लोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 40,000 ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ सकता है क्योंकि बहुत छटाकी सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इधर देखो, और आया भी हुआ है ऑब्वियसली, जून 23 सिलेबस 22 में आया हुआ है। ठीक है भैया, नेक्स्ट कॉस्ट शीट बनाएंगे। अगेन मटेरियल लेबर बच्चों मैंने आपको बोला कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए अलग से तो दिया नहीं है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी वही लोगे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने ले लिया है, 7.5 लाख आ जाएगा। अब बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करूं तो क्वेश्चन ने बोला था कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का 60% पोर्शन तुम्हारा फिक्स पोर्शन है। 1.5 लाख का 60% तुम्हारा कितना कैसा पोर्शन है? फिक्स पोर्शन है। ठीक है, और 40% पोर्शन तुम्हारा क्या है? वेरिएबल पोर्शन है, वेरिएबल पोर्शन है। तो बच्चों अगर तुम 1.5 लाख का 40% निकालते हो तो यह आता है तुम्हारा 60,000। 60,000 तुम्हारा क्या है? वेरिएबल है, और बाकी पोर्शन फिक्स है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। यस भैया, क्वेश्चन ने बोला कि जो भी तुम्हारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको तुम एब्जॉर्ब कराओगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी।
ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो पहले मेरे को पहले क्वेश्चन का आंसर दो, एब्जॉर्ब वर्ड कौन किसके लिए यूज होता है? एब्जॉर्ब वर्ड किसके लिए यूज होता है बच्चों? बोलो। यस, फिक्स ओवरहेड्स के लिए बच्चों, ओवरहेड्स के लिए यूज होता है, और उसके अंदर भी फिक्स, क्योंकि वेरिएबल वाले ओवरहेड्स तो प्रोपोर्शनेटली चेंज होते हैं। वेरिएबल वाले ओवरहेड जो होते हैं वो तो पर यूनिट बेसिस पे चेंज होते हैं। तुम्हारे वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट बेसिस पे चेंज होते हैं। तो हमको एब्जॉर्ब कौन से ओवरहेड्स करने पड़ते हैं? फिक्स वाले। हमको कौन से ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करना पड़ता है? फिक्स वाले ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। ठीक है, तो अब मेरी बात को इधर ध्यान से सुनो। और बोला गया कैसे एब्जॉर्ब करना? नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज करना, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी को बेस में लेके एब्जॉर्ब करना, ये बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। 1.5 लाख का 60% तुम्हारा फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स है, उसको तुम नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि 60,000 यूनिट से डिवाइड करोगे। और हम अभी करेंटली कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 50,000। अभी हम करेंटली कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 50,000। 50,000 से तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 75,000। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करना है आपको, तो ये आया 1,35,000। एडमिन बच्चों पूरा फिक्स है, तो पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जाएगा, पूरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जाएगा। 45,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000 इंटू करेंटली मैं 50,000 बना रहा हूँ, करेंटली मैं 50,000 यूनिट बना रहा हूँ। तो ये आ गया तुम्हारा एडमिन। सेलिंग में भी बच्चों वेरिएबल पोर्शन तो ले लो, वेरिएबल जो दिया हुआ है, ठीक है, और फिक्स पोर्शन को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगाओ डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 50,000। अब एक बच्चे का रेगुलर क्लास में डाउट आया था कि भैया जो वेरिएबल वाली कॉस्ट है, वेरिएबल वाली कॉस्ट है, उसको आप पर यूनिट बेसिस पे क्यों नहीं ले रहे हो? मैंने कहा बच्चों वेरिएबल कॉस्ट का तो नेचर ही यही है, वेरिएबल कॉस्ट का तो नेचर ही यही है कि वो पर यूनिट बेसिस पे कैलकुलेट होती है। तो ये जो आपको वेरिएबल पोर्शन दिया हुआ है ना, ये जो आपको वेरिएबल पोर्शन दिया है बाय डिफॉल्ट 50,000 यूनिट के लिए निकला होगा, बाय डिफॉल्ट 50,000 यूनिट के लिए निकाला गया होगा। ठीक है, तो वेरिएबल पोर्शन को तुमको निकालने की जरूरत नहीं है पर यूनिट बेसिस पे, तुमको बस फिक्स पोर्शन को नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे एब्जॉर्ब करना है इस क्वेश्चन में, ओनली फिक्स पोर्शन को। तो डिवाइड बाय 60,000 इंटू 50,000, डिवाइड बाय 60,000 इंटू 50, डिवाइड बाय 60 इंटू 50, फिक्स पोर्शन को, क्योंकि वेरिएबल पोर्शन बाय डिफॉल्ट बच्चों पर यूनिट बेसिस पे ही निकला होगा। 50,000 यूनिट के लिए तुमने निकाला होगा उसको। फिक्स कॉस्ट को हम पर यूनिट बेसिस पे नहीं निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट को हम पूरा उठा के ले लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आने दो आने दो आने दो, फिक्स कॉस्ट को पूरा आने दो। ऐसा फिक्स कॉस्ट को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, कितना भी यूनिट्स बनाओ उसको आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, समझे? तो फिक्स्ड कॉस्ट को ही तुम प्रपोर्शनेट करोगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगाओगे, वेरिएबल कॉस्ट में लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट 50,000 यूनिट का ही निकला होगा। ठीक है, ये तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, बैलेंसिंग फिगर हो गया प्रॉफिट। अब बच्चों प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप ले लो या प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग ले लो, जो भी लेना ले लो। अब तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड में डिफरेंस है, एडमिन में डिफरेंस है, सेलिंग में डिफरेंस है, और एक बच्चों इंटरेस्ट। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने लिया हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरेस्ट नहीं लिया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग जाना है, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा इजी। फटाफट से बताओ सारे बच्चे बताओ, इजी। ये बच्चों अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मॉड्यूल में है, एमटीपी में है और पीवाईक्यू में भी आ चुका है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर से ये बात मेरी तुम ध्यान में रखना, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूं तुमको, इन्हीं में से क्या पता एक आध क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन करोगे, दिसंबर 2022 अटेम्प्ट में आया था ये। चलो इसको करो सॉल्व। यस बच्चों, भैया आपने तो आंसर शो कर दिया है, तुम लोग के रेफरेंस के लिए बच्चों हो गया, वाला क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब आंसर दिख रहा है सामने मेरे को पता है। बताओ क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा?
यस, चलो देखो, मेन एग्जाम में आएगा तो बनेगा कि नहीं, वो वाली बात है ना। चलो ये तगड़ा क्वेश्चन है बच्चों, मॉड्यूल के अंदर है, एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है। ये वाला क्वेश्चन करो, ये PYQ में आ चुका है, ये उससे भी बेटर क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करो सॉल्व। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना, और एक और क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्ट क्वेश्चन, बस। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हमको और करने हैं ना, 8, 9 और 1। तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 9 करो। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ है ना बच्चों, ये यहां से स्टार्ट हुआ फिर ऊपर गया है। ओके, चलो बच्चों टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, हो गया, डिस्कशन खत्म। चलो अब इधर देखो, फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ राम एंड कंपनी। यहां देखो, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिन, सेलिंग, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, फाइन, इंटरेस्ट, लॉस, टैक्सेशन, ये सब तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला आइटम है। और फिर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये तो निकालना नहीं पड़ेगा। बाकी सेल है बच्चों, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, WIP का क्लोजिंग स्टॉक दिया है बच्चों, और उसके अंदर कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा और कितना तुम्हारा ओवरहेड्स लगा, अलग अलग करके दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आइटम है, डिविडेंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आइटम है। ठीक है, राम एंड कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है स्टैंडर्ड यूनिट, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म आपको शो कर रही है फॉलोइंग। प्रोडक्शन ओवरहेड्स को प्राइम कॉस्ट का 20% ले लेना। ओके, एडमिन ओवरहेड्स को 9.75 पर यूनिट ऑफ फिनिश यूनिट ले लेना। ठीक है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को 13 रुपये पर यूनिट सोल्ड ले लेना। आपको सबसे पहले तो एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स PNL निकालना है। ओके, और फिर उसके बाद बच्चों रिकंसिलिएशन बनाना है। तो क्या क्वेश्चन सबको क्लियर है, फटाफट से बताओ। यस, तो बच्चों इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड और वेजेस यहां से ले लो। आपको मैंने बताया है क्वेश्चन में जब अलग से ना दिया हो तो जो दिया हुआ है वही कॉस्ट अकाउंटिंग का होगा, वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होगा। ये आ गया बच्चों प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का 20% आप निकालोगे, आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG एंड WIP आ जाएगा। ठीक है भैया, इसके बाद बच्चों WIP, क्लोजिंग WIP, ओपनिंग WIP क्वेश्चन में नहीं है, क्लोजिंग WIP आप माइनस करोगे। और एक बात का तुमको ध्यान रखना है, क्या कि जब तुम क्लोजिंग WIP यहां पर माइनस करोगे तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में गिवन है वही वाला ले लेना। ये देखो, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो क्वेश्चन में गिवन है वही वाला ले लेना, लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये वाला मत लेना, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स 20% लेते हैं प्राइम कॉस्ट का। तो ये दोनों मिला के तुम्हारी प्राइम कॉस्ट बनेगी WIP की, उसमें तुम 20% ऐड करोगे और तब जाके तुम WIP लोगे, तब जाके तुम क्या लोगे बच्चों, WIP लोगे। हालांकि तुम देखोगे चाहे तुम वैसे निकालो चाहे तुम ऐसे निकालो, WIP सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, पर ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आए। इस क्वेश्चन में आ रहा है पर ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आए। तो बस इस एक बात का आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है।
कि जब तुम WIP निकालोगे तो मटेरियल और लेबर तो ले लेना, पर प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये वाला मत लेना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, कॉस्ट अकाउंटिंग वाला लेना, जो कि है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ठीक है भैया, तो इन दोनों का 20%, तो फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG आ जाएगा बच्चों। एडमिन बोला है जितने यूनिट्स आपने बनाए हैं 30,000 प्लस 1,000, 30,000 बेच दिए, 1,000 क्लोजिंग स्टॉक में पड़े, 31,000 यूनिट आपने बनाए हैं, उसका 9.75 ले लेना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आप करोगे। 31,000 यूनिट बनाया है, 1,000 क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। COGS आ जाएगा। सेलिंग ओवरहेड आप जितनी यूनिट्स बेच रहे हो उस पे लोगे 13 रुपये पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, सेल्स दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में, यहाँ से उठा के डायरेक्टली ले लो 48,75,000, तो आपका प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। मैंने आपको नोट में यहाँ पर लिखवाया भी था कि WIP की कैलकुलेशन करते टाइम आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ करना है। ओके अब बच्चों प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। प्रोडक्शन ओवरहेड में डेफिनेटली डिफरेंस आएगा, क्योंकि एक जगह एब्जॉर्प्शन लगा है, एक जगह डायरेक्ट दिया हुआ है। सेलिंग में आएगा आपका FD और डिविडेंड आपको मिला है, इधर देखो बैंक डिपॉजिट पे और डिविडेंड आपको मिला है, तो ये दोनों आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों एडमिन के खर्चों में डिफरेंस है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में डिफरेंस है, और ऑल एक्सपेंसेस ऑफ FA नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बच्चों जितने भी खर्चे हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड ही नहीं हुए हैं, उसको आप वापस ऐड बैक करोगे, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारे खर्चे माइनस हुए हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग जा रहे ऐड करेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। तो इस क्वेश्चन का बच्चों एक ही स्पेशल पॉइंट है WIP। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कराने का पर्पस था ओनली एंड ओनली WIP। ओके भैया, चलो एक और क्वेश्चन बच्चों, टाइम पास कर लो इसको। ये भी जून 17 में आया था। सारे क्वेश्चन में PYQ ही करा रहा हूँ तुम लोग को। जबरदस्त प्रैक्टिस हो रही है बच्चों। इससे बेटर प्रैक्टिस क्या हो सकती है कि हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम के कुछ समय पहले। चलो इसको भी कर लो जल्दी। ओके डन। सॉल्यूशन नंबर 8 बच्चों, चलो देखो इधर देखो। सबसे पहले बच्चों यहाँ आप देखोगे ध्यान से अगर, तो क्या दिखेगा तुमको? क्या दिखेगा भैया कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्वेश्चन में गिवन है, कॉस्ट शीट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर देखो 50,000, 3,50,000, 75, तो ये आ गया तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है भैया। इसके बाद बच्चों आपको डायरेक्ट वेजेस दी हुई है 1.5 लाख रुपए की, यहाँ आप लिख दोगे। प्राइम कॉस्ट आ गया बच्चों। क्वेश्चन ने कहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स ले लेना 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट जो आई है इसका 20% ले लो फैक्ट्री ओवरहेड, तो आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है भैया। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा है ऑफिस और एडमिन ले लेना 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाले हो ना, इसका 50% ले लेना ऑफिस और एडमिन। WIP नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग FG आपको लेना है, इधर देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG 1.5 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG 50,000 है, ठीक है। ये देखो 1.5 लाख और 50,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि सेलिंग प्राइस आपको फिक्स करना है 25% ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड फिनिश आर्टिकल सोल्ड, तो 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एंड फिनिश आर्टिकल सोल्ड आपको ले लेना है प्रॉफिट, तो इसका 25% निकाल लो, ठीक है। $7,17,500 का 25%, तो ये आ रहा है 179,375, ठीक है। इसको तुम ऐड कर दो तो यू विल गेट सेल्स। फटाफट से बताओ, इजी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया FG आपने डायरेक्टली क्यों ले लिया, पिछले क्वेश्चन की तरह क्यों नहीं निकाला? मैंने कहा कौन सा पिछला क्वेश्चन? भैया अभी तक इतने सारे क्वेश्चन करके आए हैं, उसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, उसको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिनिश गुड्स आ जाता है हमारा। बोलो हाँ, बोलो यस। तो भैया वैसे आपने इस क्वेश्चन में क्यों नहीं निकाला? ओह शिट, मेरे से गलती हो गई बच्चों, करेक्शन कर लो बच्चों, करेक्शन कर लो। ये गलत हो गया, सॉरी, मैं फ्लो में गलती हो गई मेरे से। इसको सारे बच्चे करेक्शन कर लो।
क्लोजिंग एफजी निकाल लो सारे बच्चे यूनिट्स के बेसिस पे, चलो निकाल लो बच्चों, यूनिट्स के बेसिस पे क्लोजिंग एफजी निकाल लो एक बार। गलत हो गया क्वेश्चन। ओके, तो सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया अब हमें बात समझ में आ गई है, निकाल ही नहीं सकते। मैंने कहा क्यों, यूनिट्स ही नहीं दिया है। अरे बाप रे, ये बात है, हाँ ये बात है। कोई भी क्वेश्चन बच्चों जो मैं तुम्हारे लिए एलडीआर की तरह सॉल्व करवा रहा हूं क्लास में, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसको मैं लास्ट डे रिवीजन की तरह क्लास में सॉल्व करा रहा हूं, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें तुमको कुछ नया सीखने को ना मिले। तो इस क्वेश्चन में बच्चों यूनिट्स नहीं गिवन है, तो जब आप क्लोजिंग एफजी लोगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स लोगे, तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन में दिया है वही उठा लेना। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस भैया। चलो, तो बच्चों प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्वेश्चन में गिवन था, फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग आ रहे हैं, उसका तुम एडजस्टमेंट कर दोगे। उसके अलावा देयर इज वन आइटम डोनेशन। डोनेशन है बच्चों 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये का डोनेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आया होगा, पर कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आया होगा, तो इसको तुम ऐड कर लेना, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग जा रहे हो। ठीक है, तो तुमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डोनेशन को माइनस किया होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम डोनेशन को कंसिडर नहीं करते हैं। और एडमिन ओवरहेड्स में डिफरेंस है बच्चों, वो ले लेना, तो आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाएगा, डेट्स इट। तुम सोचोगे बीच में इतने सारे खर्चे काहे के हैं बच्चों, सब फैक्ट्री का खर्चा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला फैक्ट्री का खर्चा है। तो जब तुम फैक्ट्री का डिफरेंस निकालोगे, इसका कितना आया है, इसका है 95,000, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 135,750 आएगा, एक बार टोटल लगा के देख लो। अरे टोटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमारे लिए बच्चों काम आसान किया है क्वेश्चन ने टोटल निकाल के दिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला 135,750, तो 135,750 को तुम 95,000 से माइनस करोगे, यू विल गेट द डिफरेंस। सेम विद एडमिन ओवरहेड्स। फटाफट से बताओ, क्वेश्चन इजी था बच्चों, बस एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट था कि क्लोजिंग स्टॉक आपको डायरेक्टली ले लेना है, निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं गिवन है। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द चैप्टर हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन, प्लस माइनस करो, यू विल गेट द आंसर। मेरे को बताओ क्या ये क्वेश्चन कर लोगे? एक बार इधर क्वेश्चन देख लो, इधर आंसर देख लो, क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों? सीए टू एफए जाना है या एफए टू सीए जाना है, जो तुम्हारा मन। कम ऑन एवरीवन, जो तुम्हारा मन। अगर दोनों दिया है क्वेश्चन में, तुम्हारा मन एफए से सीए जाओ, तुम्हारा मन सीए से एफए जाओ, ठीक है, तो जो तुम्हारा मन करे तुम वो कर सकते हो, कोई कंपल्जन नहीं होगी, ठीक है, एज योर विश। तो ये है बच्चों उसका आंसर, ये आप एक बार देख लेना। इसी के साथ बच्चों तुम्हारा रोकफा चैप्टर का रिवीजन यहाँ पर समाप्त होता है। छोटा सा प्यारा सा चैप्टर, लेकिन हर अटेम्प्ट में आता है 7 मार्क्स का क्वेश्चन, हर अटेम्प्ट में आता है। पहले 10 मार्क्स में आता था, अब 7 मार्क्स का हो गया एज पर न्यू स्कीम। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात सबको? और कोई डाउट है रोकफा चैप्टर में आपको, कि सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं ऑलरेडी? हमने बच्चों कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड भी कर लिया है रिवीजन, और क्वेश्चन ओरिएंटेड भी कर लिया है। जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा भी दिए हैं। ठीक है बच्चा पार्टी? यस, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।